2024 में एक इलेक्ट्रिक कार लेना पहले से बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो गया है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा, एमजी, सिट्रन, इन सब की काफ़ी सारी ऑफरिंग्स इंडिया में हैं। मारुति सुजुकी भी अगले साल इलेक्ट्रिक कार स्पेस में एंटर करने वाला है अपनी EVX नाम के क्रॉसओवर के साथ। इन सारे ऑप्शंस के अलावा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हेवी डिस्काउंट्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज और बैटरी एज अ सर्विस जैसे फैसिलिटीज EVs को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती। 2020 में जब टाटा ने अपनी नेक्सॉन EV लॉन्च की थी तो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए नेक्सॉन EV इंडिया की सबसे हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, जिसके टोटल 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी 90,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं, जो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 47% की ग्रोथ थी। पर इतने पॉजिटिव ट्रेंड के बाद भी बहुत सारे लोग EVs को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक कार्स और उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रिक कार्स या EVs के लिए इन जनरल स्ट्रॉन्ग चार्जिंग नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस चार्जिंग नेटवर्क की बात तो तब आएगी जब आप पहले इसे खरीद पाएँ। तो EVs जो है वो कंपैरेटिवली अपने पेट्रोल या डीजल काउंटर पार्ट से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा महंगी होती है। जैसे टाटा पंच एडवेंचर AMT की एक शोरूम प्राइस 7.59 लाख है और पंच EV एडवेंचर 3.3 की एक शोरूम प्राइस 11.69 लाख। और वैसे ही टियागो पेट्रोल ऑटोमेटिक के XT8 ट्रिम की एक शोरूम प्राइस 6.54 लाख है और उसी के कंपेरेबल टियागो EV के XT ट्रिम की प्राइस है 8.99 लाख मीडियम रेंज के लिए और 9.99 लाख लॉन्ग रेंज के लिए। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो एक EV अपने पेट्रोल ऑटोमेटिक काउंटर पार्ट से 40 to 50% ज़्यादा महंगी होती है। तो अगर आपको एक EV की कॉस्ट रिकवर करनी है तो एक पेट्रोल ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में आपको 40 to 60,000 किलोमीटर्स चलानी पड़ेगी, तब दोनों गाड़ियाँ ब्रेक इवन होंगी। और ये तब है जब टियागो EV जैसी कार की रनिंग कॉस्ट ₹1 पर किलोमीटर है और उसके पेट्रोल काउंटर पार्ट की 6.69 या ₹7 पर किलोमीटर है। ये 40,000 किलोमीटर्स का जो माइलेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप घर में चार्ज करने की जगह पे पब्लिक चार्जर्स का यूज़ करते हैं। तो जो लोग EVs को अपनी प्राइमरी कार्स बनाना चाहते हैं ताकि हाईवेज या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में उन्हें यूज़ कर सकें, उन्हें तो डेफिनेटली पब्लिक चार्जर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और पब्लिक चार्जर्स की पहली बात तो कॉस्ट फिक्स नहीं होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द चार्जिंग स्पीड और लोकेशन इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। और ये बात तो श्योर है कि ये रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी रेट से ज़्यादा ही है। गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि पब्लिक चार्जर्स की कॉस्ट भी फिक्स की जाए, लेकिन अगर हम कॉस्ट को भी इग्नोर करते हैं तो जो सबसे बड़ा इशू है वो है चार्जिंग नेटवर्क या अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जर्स। अगर हम 2024 का डेटा देखें तो पूरे इंडिया में अलग अलग सोर्सेज के थ्रू 12 से 16,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ये पब्लिक चार्जर्स हैं। अगर हम पेट्रोल पंप के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में रफली 90,000 पेट्रोल पंप्स हैं। ये 90,000 वाला जो फिगर है वो EV चार्जर्स के लिए भी अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उसमें वो पूरे फ्यूल स्टेशन को एक काउंट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जर में एक चार्जर को। तो अगर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में 10 चार्जर हैं तो उन 10 चार्जर को कवर किया जाता है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो नंबर ऑफ पेट्रोल फिलिंग पॉइंट्स जो हैं वो 90,000 से ज़्यादा होंगे और इस 16,000 के फिगर में AC और DC फास्ट चार्जर्स दोनों इंक्लूडेड है। तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसका नंबर और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा पब्लिक चार्जर्स की ज़रूरत है। और अगर आप मेजर मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ के बाहर रहते हैं तो ये चार्जिंग स्टेशंस का काउंट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, क्योंकि ये जो चार्जर्स की डेंसिटी है वो मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा है और जैसे जैसे आप छोटे शहरों या गाँवों में जाते हैं तो ये चार्जर्स मिलना और कम हो जाते हैं। कि नंबर ऑफ चार्जर्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है और गवर्नमेंट जो है वो आने वाले समय के लिए चार्जर्स और ज़्यादा अप्रूव करती जा रही है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आने वाले समय में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इंडिया में डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये कब तक डेवलप होगा। अब हम मान लेते हैं कि आने वाले कुछ समय में 16,000 से 1 लाख चार्जर हो जाएंगे, लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इन चार्जर्स में से कितने चार्जर्स एक्चुअली चल रहे हैं। अगर आप एक पेट्रोल पंप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे उस पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपकी कार में पेट्रोल या डीजल डालने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी गाड़ी लेके जाइए, आप खुद जो है वो चार्जर अपनी कार में कनेक्ट कीजिए, डिसकनेक्ट कीजिए और चले जाइए। और यही जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं टू मेक श्योर कि चार्जर यूज़ करने के बाद उसकी जगह पर लगाएं।
तो बहुत सारे आपने न्यूज़ में केसेस देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग के जो अडेप्टर्स होते हैं वो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इन 16,000 चार्जर्स में से आखिर चल कितने रहे हैं या इनका अप टाइम कितना % है। तो अगर एक चार्जर एक साल में सिर्फ 10 ही दिन चल रहा है तो क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो पब्लिक चार्जर्स की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि इमेजिन कीजिए आप 1000 किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में 5% बैटरी बची है और आप एक चार्जर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि एक भी चार्जर नहीं चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि चार्जर्स की रिलायबिलिटी भी बढ़ाई जा सके, उनका मेंटेनेंस शेड्यूल भी हो और उनका अप टाइम भी जो है वो बढ़ाया जा सके, ताकि वो जेन्युइनली एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बना सके इलेक्ट्रिक कार्स को। जो ईवी स्केप्टिक्स हैं उनका एक और आर्ग्यूमेंट इलेक्ट्रिक कार्स के अगेंस्ट ये है कि एक पेट्रोल कार को फिल करने में 5 मिनट लगता है, वहीं एक इलेक्ट्रिक कार को फिल करने में आधे घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में कोई भी टाइम लग सकता है। अब जैसे मैंने कहा था कि जो पब्लिक चार्जर्स अवेलेबल हैं उसमें AC और DC दोनों हैं, तो AC चार्जर्स काफ़ी स्लो होते हैं। जैसे घर में जो आप चार्ज करते हैं वो AC चार्जिंग होती है। तो AC चार्जर्स तो 24 आवर्स या उससे ज़्यादा लंबे समय भी ले सकते हैं आपकी कार को चार्ज करने में। अगर आप AC फास्ट चार्जर घर में लगाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ कार्स 6 से 8 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। पर इंडिया में DC पब्लिक चार्जर्स जो हैं उनकी स्पीड भी काफ़ी स्लो है। मतलब 25 किलोवाट को हम फास्ट चार्जर कहते हैं। अगर हम ग्लोबली इस चीज़ को कंपेयर करें तो US या फिर यूरोप या चाइना जैसी कंट्रीज़ में 250 या 350 किलोवाट के भी चार्जर्स रेडिली अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स को भी देखें तो वो जो पावर एक्सेप्ट करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम MG ZS EV देख लें जिसका टॉप ट्रिम 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा महंगा है, ये सिर्फ 50 किलोवाट की मैक्सिमम पावर एक्सेप्ट करता है। तो ऑफकोर्स इसे चार्ज होने में 60 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही समय लगता है। पर अगर आप एक ऐसी कार देखेंगे जो 250 किलोवाट की पावर एक्सेप्ट करे तो वो टिपिकली 20 to 80 सिर्फ 20 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेता है। तो अगर हम ये जनरली इंडिया की जो EVs है उससे कंपेयर करें तो ये हाफ से भी कम टाइम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ चार्जर का होना ज़रूरी नहीं है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब मान लेते हैं कि चार्जिंग कॉस्ट भी फिक्स हो गई, नंबर ऑफ चार्जर्स भी हो गए और उसके साथ साथ चार्जर्स की स्पीड भी अच्छी हो गई। पर अब प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि आप इन चार्जर्स को ढूंढेंगे कैसे। पेट्रोल पंप अगर आपको ढूंढना है तो आप सिर्फ गूगल मैप्स पे डालिए और आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सच नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगाती हैं, तो उनको ढूंढने का तरीका कोई बहुत सिंपल नहीं है। आप जो है वो टाटा पावर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या MG का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या जो कार मेकर ने अपने चार्जिंग के लिए ऐप्स बनाए हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए और चार्जर ढूंढ लीजिए। पर अगर एक यूनिवर्सल सोल्यूशन की हम बात करें तो ऐसा भी कोई अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम है, जिससे जिन कंपनीज का चार्जिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जैसे एग्जांपल के लिए टेस्ला, उसका सुपर चार्जर नेटवर्क US में और यूरोप में इतना स्ट्रांग है कि आपको सिर्फ अपनी कार का नेविगेशन यूज़ करना है और आप जो है वो लंबी डिस्टेंसेस भी कवर कर सकते हैं। पर इंडिया में ये चीज़ अभी सच नहीं है, क्योंकि आपको अगर अपनी कार चार्ज करनी है तो आपको टाटा पावर के ऐप में जाके देखना पड़ेगा कि कितने चार्जर्स अवेलेबल हैं, फिर उसका डायरेक्शन देखिए। तो ये जो है वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो एक यूनिफाइड सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना ज़रूरी है, ताकि सारे तरीके के चार्जर, AC हो या DC, स्लो चार्जर हो या फास्ट चार्जर, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स जैसे ऐप्स पर अवेलेबल हो। अब उसमें इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, जैसे कितने चार्जर्स अवेलेबल हैं, कितने चार्जर्स उसमें से चल रहे हैं, कितना उसका वेटिंग टाइम है, चार्जिंग स्पीड कितनी है, चार्जिंग कॉस्ट कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पे, सेंट्रलाइज जगह पे मिलेगी तो ये इलेक्ट्रिक कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब क्योंकि इन पब्लिक चार्जर्स के सर्विस प्रोवाइडर्स भी अलग अलग होते हैं, तो वो सारे सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका ऐप डाउनलोड करें, उसमें यूज़र ID बनाएं और अपना पेमेंट डिटेल्स डालें। तो ये पेट्रोल पंप्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आप एक पेट्रोल पंप में सिंपली जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, कैश, कार्ड या UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं, इन एंड आउट इन 5 मिनट्स। इलेक्ट्रिक चार्जर्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं जो चार्जर्स को बनाती हैं, उन सबका पेमेंट मेथड यूजुअली डिजिटली होता है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐप बना के उसी के थ्रू पेमेंट करें। तो क्या होगा जब आप एक लंबी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और 5 अलग अलग कंपनीज के चार्जर से डील कर रहे हैं और उसमें से किसी एक कंपनी का चार्जर जो है उसके सर्वर में कुछ इशू आ जाए, तो आपका तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कार्स अभी भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई है।
और क्योंकि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो ये सारे एज ग्रुप्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है। यंग जनरेशन तो टेक savvy होती है, वो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फिर भी समझ जाए, लेकिन ओल्डर जनरेशन का क्या, जो अपने स्मार्टफोन से अभी भी उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझ के क्या चार्जर्स यूज कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक कार्स जो है इस तरीके से एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट अभी भी नहीं है, सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज के कारण। अब मैं मानता हूँ कि सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही इलेक्ट्रिक कार्स के अगेंस्ट नहीं है, उनकी लो रेंज या फिर उनकी क्लेम्ड रेंज वर्सेस रियल रेंज में जो डिफरेंस है, जो रफली 30% का आता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। लेकिन अगर चार्जिंग नेटवर्क अच्छा है, तो अगर इलेक्ट्रिक कार की रेंज कम भी होती है तो भी वो जो है वो इजीली अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, क्योंकि अभी भी जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स अवेलेबल हैं उन सबकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो कम रेंज होने के बाद भी एंग्शियस नहीं होते हैं कहीं भी जाने से, अनलेस आप लद्दाख जा रहे हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी पड़ेगी। इसका एक और एडवांटेज ये होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज इतनी बड़ी और इतनी भारी होती हैं, तो आप उनको छोटा कर सकते हैं ताकि गाड़ियाँ हल्की हों और उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ पेट्रोल या डीजल कार्स को बैन कर देने से कुछ नहीं होगा। ये एक डेट दे देने से कि 2030 में या 2035 में पेट्रोल डीजल कार्स बैन हो जाएंगी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारे हार्डवर्क की ज़रूरत है ताकि हम इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल इन जनरल को एक मेन स्ट्रीम व्हीकल बना सकें, ताकि आप इलेक्ट्रिक कार को एक सेकंड या थर्ड कार जैसे ना खरीदें और अपनी फर्स्ट या वन एंड ओनली कार के जैसे खरीदें। तो मेरे हिसाब से पूरा बर्डन कंज्यूमर्स या कस्टमर्स पर डालने से अच्छा ये है कि गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज एक साथ काम करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो स्ट्रॉन्ग भी हो, रिलायबल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।